ईमानदार भीरू। बहुत समय पहले की बात है। लक्कड़पुर नाम के गांव में एक गरीब लक्कड़हारा रहता था जिसका नाम था भीरू। वो रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम को उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। उन्हीं थोड़े से पैसों पर उसका घर चलता था। एक दिन भीरू जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। वो अपने काम में इतना मशगूल था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छुट्टी और नदी में जा गिरी। वो हड़बड़ा गया, फौरन नदी के पास दौड़ा, लेकिन नदी इतनी गहरी थी कि जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। भीरू के पास बस ये एक ही कुल्हाड़ी थी। उसके नदी में गिर जाने से वो परेशान हो गया, रोने लग गया और बोला, मेरी इकलौती कुल्हाड़ी नदी में डूब गई। अब दूसरी कुल्हाड़ी मैं कहां से लाऊंगा? और अगर कोई कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मेरा घर कैसे चलेगा? अब इस संकट से मुझे कौन बचाएगा? वो अपना मुंह छुपाकर रोने लगा। और तभी उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भीरू ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक परी खड़ी थी, सुनहरे पंखों वाली, चमकीली छड़ी वाली, खूबसूरत परी। वो देखता ही रह गया। परी ने कहा, बताओ ना, तुम क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? भीरू ने सारी बात परी को बता दी। परी को उस पर तरस आया। उसने कहा, बस इतनी सी बात? मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दिलाऊंगी। परी ने अपनी चमकीली छड़ी घुमाई और नदी के पानी से एक कुल्हाड़ी बाहर निकल आई। वो कुल्हाड़ी चांदी की थी। परी ने भीरू से पूछा, भीरू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भीरू ने कुल्हाड़ी को देखा और बोला, नहीं परी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने फिर से अपनी चमकीली छड़ी घुमाई और फिर से नदी के पानी से एक कुल्हाड़ी बाहर निकल आई। इस बार पानी से जो कुल्हाड़ी निकल आई वो सोने की थी। परी ने भीरू से पूछा, भीरू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भीरू ने कुल्हाड़ी को देखा और बोला, नहीं परी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी ने कहा, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या सच में ये तुम्हारी नहीं है? भीरू बोला, नहीं परी, ये कुल्हाड़ी मेरी हो ही नहीं सकती। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। परी मुस्कुराई। उसने फिर से अपनी चमकीली छड़ी घुमाई और फिर से नदी के पानी से एक कुल्हाड़ी बाहर निकल आई। हाँ, मगर इस बार जो कुल्हाड़ी निकली वो लोहे की थी। इस बार परी ने पूछा, भीरू, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इस बार कुल्हाड़ी देख भीरू खुशी से झूम उठा और बोला, हाँ परी, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी मुस्कुराई और बोली, भीरू, तुम्हारी ईमानदारी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम चाहते तो चांदी की या सोने की कुल्हाड़ी को अपना कह सकते थे और उसे बेचकर अमीर बन सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सच्चाई का साथ दिया। जो कहा सच कहा, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारी इस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम देती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो और सदा ऐसे ही ईमानदार रहो। पर ये तीनों कुल्हाड़ियां भीरू को देकर गायब हो गई और भीरू के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आलसी रामू। ये कहानी है एक आलसी आदमी की जिसका नाम था रामू। रामू इतना आलसी था कि कभी कभी वो बिस्तर से उठने से लेकर नहाने तक, मुंह धोने से लेकर दांत घंसने तक के जरूरी काम भी टाल देता था और कहता था, आज की जगह कल कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रामू के इस आलसीपन की वजह से सब लोग उससे दूर रहते थे, सिवाय उस गांव के साहूकार से। उस गांव का साहूकार था करोड़ी मल। उसके के तिजोरी में लाखों करोड़ों पैसे, बेशकीमती हीरे और जवाहरात हमेशा भरे हुए रहते थे। और ये करोड़ी मल बचपन से लेकर आज तक रामू का जिगरी दोस्त था। एक दिन रामू से मिलने करोड़ी मल उसके घर आया। जाहिर है कि रामू उस वक्त सो रहा था। करोड़ी मल ने उसको नींद से जगाया तो रामू बड़ा खुश हुआ और करोड़ी मल से बोला, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, बाकी हर कोई मेरा दुश्मन है। हर कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि जब मैं किसी के पास नौकरी या काम मांगना जाता हूँ तो हर कोई मुझे मना कर देता है। इसी वजह मैं चाहूं तो भी पैसे कमा नहीं सकता और यही कारण है कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है। अब तुम ही बताओ करोड़ीमल, मैं करूं तो करूं क्या? करोड़ीमल ने उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे घर आओ और मेरी तिजोरी से जितना हो सके उतना पैसा, सोना और जवाहरात इकट्ठा कर लो। जितना भी तुम इकट्ठा कर सको वो धन तुम्हारा। ये कहकर करोड़ीमल निकल पड़ा, लेकिन रामू की पत्नी ने ये बात चुपके से सुन ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही करोड़ीमल घर से बाहर गया, वैसे ही रामू की पत्नी उससे बोली, अजी उठो और अभी के अभी करोड़ीमल की तिजोरी से सारी संपत्ति उठा ले आओ। अगर सारी तिजोरी खाली कर पाए तो हमारी 4 पुश्तें हंसी खुशी जी पाएंगी। ऐसा अवसर जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये समय आपके लिए सोना है, सोना। रामू बिस्तर में ही बैठ गया और बोला, करोड़ीमल ने सूर्यास्त तक आने को कहा है और अभी अभी तो सुबह हुई है। पहले तुम मुझे दोपहर का भोजन खिला दो, फिर देखेंगे। पत्नी फिर नाराज हो गई और रामू को कोसते कोसते ही उसने खाना पकाया और रामू के आगे रख दिया। उस खाने का मजा लूटने के बाद रामू ने झपकी लेने का फैसला किया। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, अगर आज आप नहीं सोए तो पूरा परिवार पूरी जिंदगी भर चैन से सो पाएगा। आज झपकी लेकर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये समय आपके लिए सोना है, सोना। इस पर रामू बोला, मैं जानता हूँ कि समय सोने जितना ही कीमती है, लेकिन ये नींद भी तो जरूरी है। और वैसे भी करोड़ीमल ने सूर्यास्त तक आने को कहा है और अभी तो बस दोपहर हुई है। सूर्यास्त होने में बहुत समय बाकी है। मुझे घंटे भर सोने दो, फिर देखेंगे। रामू पूरी दोपहर सोता रहा और जब शाम होने आई तब जागा। जागते ही उसने कुछ बैग उठाए और करोड़ीमल के घर की ओर चलने लगा। ये बात तो जाहिर है कि जिस आदमी को बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं हो, वो 10 मिनट चलकर भी थक ही जाएगा। रामू छल छल कर थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ से गिरे फल खाने लगा। वो मीठे मीठे फलों की मिठास में इस तरह खो गया कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। लेकिन जब उसने फल खाते खाते सूरज की ओर देखा तो वो पहाड़ों के पीछे छिपने लग चुका था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर फैलने ही वाला था। अब रामू करोड़ीमल के घर की तरफ दौड़ने लगा। उसके पैरों में कांटे चुभे, खून बहने लगा, पर करोड़ीमल की तिजोरी से धन लूटने का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था। जब वो थका हारा करोड़ीमल के घर तक पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। करोड़ीमल के घर का फाटक बंद हो चुका था। रामू ने हांफते हांफते फाटक के बाहर से ही करोड़ीमल को आवाज लगाई, करोड़ीमल, मैं धन संपत्ति लेने आया हूँ, तिजोरी खोल दो। ये सुनकर करोड़ीमल घर से बाहर आया और वहीं से बोला, तिजोरी तो क्या, अब मेरे घर का फाटक भी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये सुनकर रामू हैरान हो गया और बोला, लेकिन क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? उस पर करोड़ीमल बोला, मैंने तुम्हें सूर्यास्त के पहले यहाँ पहुँचने को कहा था और तुम रात को आए हो। मेरे लिए समय की कीमत इस धन से कई ज्यादा है जो तुमने जाया कर दिया। अब तुम्हें ना ये धन मिलेगा ना खोया हुआ समय। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी इस चौखट पर कभी नहीं आना। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। करोड़ीमल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। रामू को बड़ा दुख हुआ। ये धन के साथ अपना दोस्त खोने का गम तो था ही, पर समय को खोने का दुख उसे सबसे ज्यादा हुआ था। ये सुनहरा मौका उसने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसे समय की कीमत का पता नहीं था, जो उसे अभी पता चली थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आम का बगीचा। एक गांव में आम के पेड़ों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। जिस बगीचे के मालिक थे धनीलाल जी, बड़े सच्चे और बड़े अच्छे आदमी। धनीलाल जी के बगीचे में पकने वाले ताजे, मीठे, रसीले आमों की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी और दूर दूर से लोग उनसे आम खरीदने दीवानों की तरह दौड़े चले आते थे। सालों साल
इन्हीं आमों को बेचकर धनीलाल जी ने बड़ी दौलत और शोहरत कमाई। उनके जितना अमीर आदमी पूरे जिले में कोई नहीं था, पर अब वो बूढ़े हो चुके थे और चाहते थे कि अब इस बगीचे की जिम्मेदारी अपने बच्चों में से किसी एक को सौंप दे। उन्हें 3 बच्चे थे, बाला, लाला और माला। लाला और बाला को इस बगीचे से या आमों से कोई लगाव नहीं था। उन्हें बस उससे मिलने वाले पैसों से मतलब था। लेकिन माला ऐसी नहीं थी। वो पूरा पूरा दिन बगीचे में काम करती रहती थी। आम के पेड़ को कितना पानी देना है, कौन सी खाद देनी है, वो सब जानती थी और बड़े प्यार से उनका ख्याल रखती थी। एक दिन धनीलाल जी ने तीनों को अपने पास बुलाया और तीनों के हाथ में एक एक आम की गुठली दे दी और कहा, मैं अपने इस आम के बगीचे की जिम्मेदारी अब तुम में से किसी एक को सौंपना चाहता हूं। ये सुनकर माला चौंक गई, लेकिन बाला और लाला बड़े खुश हुए। बाला ने कहा, मुझे दे दो जिम्मेदारी, मैं सबसे बड़ा हूं। तो लाला ने कहा, बड़ा है तो क्या हुआ, पैसा कमाने में मैं होशियार हूं। पिताजी, बगीचे की जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। दोनों में झगड़ा शुरू ही होने वाला था कि धनीलाल जी उन्हें रोकते हुए बोले, बगीचे की जिम्मेदारी मैं उसी को दूंगा जिसे आम के पेड़ों से प्यार हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये गुठलियां दी हैं। अब तीनों हैरान हो गए। धनीलाल जी बोले, इस गुठली को तुम्हें बोना है, पानी देना है, धूप देनी है, इसका ख्याल रखना है, और साल भर के बाद जब ये बड़ा हो जाए तो मुझे आकर दिखाना है। जिसका पौधा तंदुरुस्त होगा, ये बगीचा उसका। बाला ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तो बगीचा मेरा ही होगा। तो लाला ने कहा, अरे जा जा, साल भर के बाद मिल, फिर देख बगीचा किसे मिलता है। दोनों लड़ते झगड़ते निकल गए, पर माला बड़ी शांति से गुठली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए चल पड़ी। माला ने अपनी गुठली को बड़े प्यार से एक मिट्टी के गमले में बो दिया, उसे पानी दिया, खाद दी और धूप में रख दिया। वो जानती थी कि एक पौधे का ख्याल कैसे रखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। दिन गए, हफ्ते गुजरे, महीने बीत गए, लेकिन माला के पौधे ने उगने का नाम ही नहीं लिया। उसने हर तरह की हर कोशिश की, पर कोई तरीका काम नहीं आया। लेकिन जो परेशानी उसे हो रही थी वो बाला और लाला को बिल्कुल नहीं हुई। उनके पौधे तो जोरों शोरों से बड़े हो रहे थे। माला परेशान हो गई। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि बगीचा उसके हाथों से चला जाएगा। उसे तो अपने पिताजी का, धनीलाल जी का दिल नहीं तोड़ना था। और आखिरकार वो दिन आ गया। 1 साल पूरा हो चुका था। आखिरी दिन तक माला अपने पौधे के उगने का इंतजार कर रही थी, पर वैसा हुआ नहीं और धनीलाल जी को अपने अपने पौधे दिखाने की घड़ी आ गई। लाला, बाला और माला अपने अपने गमले लेकर धनीलाल जी के सामने खड़े हो गए। धनीलाल जी ने लाला और बाला के पौधों की तरफ देखा और कहा, भाई वाह, तुम्हारे पौधे तो बड़े सुहाने लग रहे हैं। लाला और बाला के चेहरे पे खुशी छा गई। धनीलाल जी माला की तरफ मुड़े और कहा, माला, तुम्हारा पौधा कहाँ है? माला सहम गई और अपने आंसू रोकते हुए बोली, माफ कीजिए पिताजी, मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गई। मैंने इसका पूरा ख्याल रखा, पानी, धूप, खाद सब कुछ दिया, लेकिन साल भर कोशिश करके भी कोई पौधा उगा ही नहीं। माला रो पड़ी। धनीलाल जी उसके पास आए और उसे गले लगाकर कहा, कोई बात नहीं माला, ऐसा समझो कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसी वजह से मेरे बगीचे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ। ये बात सुन के तीनों चौंक गए। माला दंग रह गई, लेकिन लाला और बाला गुस्से से आग बबूला हो गए। दोनों ने कहा, ये क्या बात है पिताजी? परीक्षा तो पेड़ उगाने की थी जो हम पास हुए हैं, फिर इस माला को बगीचा क्यों सौंप रहे हो? धनीलाल जी मुस्कुराकर बोले, बताता हूँ। 1 साल पहले मैंने जो गुठलियां तुम तीनों को दी थीं, वो उबली हुई गुठलियां थीं।
उनमें से कोई पौधा उगने ही नहीं वाला था। अगर तुम्हारे पौधे उग चुके हैं तो ये मेरी दी हुई गुठली के पौधे हो ही नहीं सकते। तुमने यकीनन कोई बेईमानी की है। लेकिन माला ने ऐसा नहीं किया। उसने पूरी ईमानदारी से जैसा मैंने कहा वैसा किया और आज पूरी सच्चाई के साथ मुझे सारी बात बता दी। इस बगीचे को ऐसे ही सच्चे और ईमानदार इंसान की जरूरत है, इसलिए आज से ये बगीचा माला का। बाला और लाला की नजरें शर्म से झुक गईं और माला के चेहरे पे मुस्कान छा गई। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।